Hey guys, welcome to the 9th lecture of biomolecules. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. सो लेट्स बिगिन. देखो, मेनली 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. पहला टेम्परेचर, दूसरा पीएच और तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन द कंडीशंस मेंशन्ड अबव. अगर इन तीनों कंडीशन में कोई चेंज आता है तो एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट होता है. The change in the above conditions alter the tertiary structure of the enzyme. हमारा जो एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर है उसको ऑल्टर करता है, चेंज करता है, जिसके कारण एंजाइम सही से वर्क नहीं कर पाता है. अगर इन तीनों कंडीशन में कोई चेंजेस आएगा तो एंजाइम का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उस पर इफेक्ट आएगा, जिससे जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम उसमें दिक्कत आएगी. तो चलो अब हम देखते हैं कैसे ये एक एक फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को ऑल्टर करता है. पहला, टेम्परेचर. टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी को, चलो देखते हैं. ये हमारा एंजाइम का एक्टिविटी है और ये टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पे. जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के कन्वर्जन का, तो चलो अपने एंजाइम का एक्टिविटी देखते हैं. अब जैसी रिएक्शन स्टार्ट हुआ एंजाइम एक्टिविटी अपना असर दिखाने लग गया और एंजाइम अपना काम स्टार्ट कर दिया. टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा था. एक पॉइंट पे एंजाइम का एक्टिविटी सबसे पीक पे रहता है. पीक पे वो टेम्परेचर रहता है 35 डिग्री सेल्सियस. 35 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहां पे एंजाइम का एक्टिविटी सबसे मैक्सिमम होगा और धड़ाधड़ सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. बट उसके बाद क्या होता है, जैसे टेम्परेचर और आगे बढ़ने लगता है एंजाइम का एक्टिविटी घटने लगता है. जैसे 35 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ेगा एंजाइम का एक्टिविटी घटेगा. एक टेम्परेचर आएगा 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री, जहां पे एंजाइम जो है वो डिनेचर हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, एंजाइम अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है. तो 35 डिग्री पे ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी पीक पे है, और 35 डिग्री के आगे क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी घटने लग जाता है. और 40 डिग्री पे क्या होता है, 40 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम डिनेचर हो जाता है. बेसिकली 40 से लेके 42 डिग्री के बीच में जो एंजाइम है वो डिनेचर हो जाएगा और एंजाइम कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट, पीएच. पीएच में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हमारा एंजाइम एक्टिविटी है. जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रहा है. एक पॉइंट पे एंजाइम एक्टिविटी पीक पे है और उस समय जो हमारा पीएच है वो 7 है, मतलब न्यूट्रल है. 0 से 14 रहता है और 7 हमारा क्या, न्यूट्रल पीएच रहता है. तो न्यूट्रल पीएच पे एंजाइम एक्टिविटी पीक पे रहता है. एंजाइम बहुत इफिशिएंटली वर्क करता है न्यूट्रल पीएच पे. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. देखो, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है पहले जानो. वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि होता है प्रोडक्ट फॉर्म इन अ पर्टिकुलर टाइम. कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है सबस्ट्रेट से, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन. ये हमारा सबस्ट्रेट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. और ये एएस जो है, एएस जो मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब है एक्टिव साइट, जहां पे सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है. तो देखो, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेस इनिशियली. स्टार्टिंग में हमें पता है जो हमारा एंजाइम है उसका एक्टिव साइट खाली रहता है, तो सबस्ट्रेट जो रहता है वो धड़ाधड़ एंजाइम से बाइंड करने लग जाता है. तो इनिशियली जो सबस्ट्रेट है, अगर सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो वो जाके एंजाइम से बहुत फास्ट बाइंड करेगा और इनिशियली क्या होगा, जो हमारा रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होता रहेगा इनिशियली. द इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इज वी मैक्स. वी मैक्स क्या है, हमारा इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन है जहां पे सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से एक्टिव साइट पे जाके बहुत ही फास्टली बाइंड हो रहे हैं. एट वी मैक्स द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स कांस्टेंट. अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो वी मैक्स पे जाके कांस्टेंट हो जाता है. ऐसा क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड विद सबस्ट्रेट. हमारा जितना भी एंजाइम का एक्टिव साइट था, मानो 10 एंजाइम है, ठीक है, तुम 10 समझ लो यहाँ पे, और 10 हमारा सबस्ट्रेट है, 10 सबस्ट्रेट है. तो 10 का 10 सबस्ट्रेट जाके 10 के 10 एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया. तो मतलब एंजाइम का सारा एक्टिव साइट जो था वो ऑक्यूपाई हो गया सबस्ट्रेट से. तो और आगे अब रिएक्शन नहीं बढ़ेगा क्योंकि एंजाइम खाली बचा ही नहीं है. एंजाइम का कोई भी एक्टिव साइट खाली नहीं बचा है जहाँ की सबस्ट्रेट जाके बाइंड कर सके. तो एट वी मैक्स द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स कांस्टेंट.
Km is Michaelis Menten constant। ये जो Km है इसको कहते हैं Michaelis Menten constant। ये क्या होता है? Km is the concentration of the substrate at which maximum rate of reaction becomes half। मतलब ऐसा कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का जहां पे Vmax जो है वो हाफ है। Km equals to Vmax upon 2 at which the maximum rate of reaction becomes half। Next, inhibitor and inhibition। देखो क्या होता है एक्चुअली में, सपोज मान लो एक रिएक्शन हो रहा है जहां सक्सिनेट जो है वो फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अगर मैं इसका इलस्ट्रेशन दूं तो देखो ये हमारा एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है जो कि सक्सिनेट है, और एंजाइम हमारा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये एक्टिव साइट है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है एंजाइम के साथ। मगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मान लो सबस्ट्रेट जो है वो सक्सिनेट की जगह मैलोनेट आ गया और वो जाके एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया, तो फ्यूमेरेट प्रोडक्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो मैलोनेट आ गया, लेकिन सबस्ट्रेट चाहिए था हमें सक्सिनेट। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सक्सिनेट और मैलोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सिमिलर होता है। स्ट्रक्चर जो होता है बहुत सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर। तो इसके कारण क्या होता है, कभी कभी सक्सिनेट की जगह मैलोनेट जाके बाइंड कर जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से, जिसके कारण फ्यूमेरेट नहीं बन पाता है। तो क्या होता है, रिएक्शन इनिबिट हो गया। किसने किया इनिबिट रिएक्शन को? मैलोनेट ने। तो मैलोनेट क्या है यहाँ पे? इनिबिटर है। और ये जो प्रोसेस है इनिबिट करने का, इसे कहते हैं इनिबिशन। सक्सिनेट था और मैलोनेट था, दोनों का स्ट्रक्चर जो है सेम है। तो क्या होता है, दोनों के बीच में कंपटीशन होता है एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए। इसीलिए ऐसे इनिबिशन को हम लोग कहते हैं कॉम्पिटेटिव इनिबिशन, जहां एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ बाइंड होने के लिए सक्सिनेट और मैलोनेट आपस में compete करता है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और दोनों को ही एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए compete करना पड़ता है। तो ये हुआ इनहिबिटर और इनहिबिशन। तो चलो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। बाय, थैंक यू, टेक केयर।